जय जोहार, जय आदिवासी साथियों। आज का जो दिन है, इस दिन हम लोग पाटी क्षेत्र के जो शेर कहे जाते हैं और पाटी क्षेत्र में जिनका काफ़ी नाम है और उन्होंने पाटी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कार्य किए हैं, जिनका नाम है हरसिंह जमरे। ये जो कार्यकर्ता है वो जागृत आदिवासी दलित संगठन के कार्यकर्ता हैं और इनका बहुत बड़ा प्रयास इस क्षेत्र में हर काम को लेकर रहा है। और अभी हम लोग यहाँ पे आए तो पूरा देखा हमने कि इनके घर के लिए हम लोग निकले हैं। हरसिंह दादा जो है उनसे मिलने के लिए उनके घर की ओर हम लोग निकले हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बहुत दुर्गम रास्ता है और यहाँ पे मुश्किल से मतलब यहाँ पे शायद जो कार होती है, कार अगर हम लोग फोर व्हीलर से आते तो शायद नहीं जा पाते इनके घर। और यही बहुत दुर्गम रास्ते से हम लोग निकल के जा रहे हैं और यही हमारी शुरुआत है। उनसे मिलने के लिए हम लोग निकल पड़े हैं और अब थोड़ी देर बाद हम लोग उनसे मिलेंगे। जैसा कि हमने पूरे रास्ते को देखा कि बहुत विगम बहुत बुरा रास्ता था और उसको हम लोग रास्ते को पार करके हम लोग फाइनली हम लोग अभी के समय में दादा के घर पहुंच चुके हैं। और पूरा जो घर जो है वो पूरा प्रकृति के बीच में बसा हुआ घर है। और आप जैसा कि देख सकते हो इधर जैसे कि ये दादा का घर आ चुका है और यही दादा का घर है हरसिंह जमरे, जो कि एक पाटी क्षेत्र के पहाड़ के शेर कहा जाता है जिन्हें हरसिंह जमरे को। और इधर आप देख सकते हो कि इस प्रकार से पूरा प्रकृति के बीच में बना हुआ यह घर है और यहीं पर दादा रहते हैं, यही दादा का निवास स्थान है। और अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं और अभी कुछ ही समय बाद हमारी जो मीटिंग है वो दादा से होगी। आप हरसिंह जमरे दादा से होगी। आज अभी हम लोग फाइनली हरसिंह दादा के घर में आ चुके हैं और यहाँ पे घर में आए हैं और यहाँ पे हमने देखा कि बिल्कुल प्रकृति के बीच में दादा का घर है। और आज हम लोग उस शख्सियत से मिलने जा रहे हैं, उस शख्सियत से के बारे में हम लोग जानकारी लेने जा रहे हैं जिनका भाषण भारत देश की राजधानी दिल्ली में भी रहा है, झारखंड की राजधानी रांची में भी रहा है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी रहा है। और कई सारे मुद्दों को लेके दादा का जो हमेशा ही जो आंदोलन के माध्यम से कई सारे शहरों में दादा गए हैं, जैसे पटियाला में भी गए हैं और वहाँ के मज़दूरों की समस्याओं को वहाँ पे सुना और उनके समस्याओं का समाधान भी दादा ने किया है। और आज हम लोग उसी महान शख्सियत की घर में आए हैं और यहाँ पे आके हमने देखा है कि बिल्कुल एक बहुत ही साधारण जीवन जीने वाले यह व्यक्ति से हम लोग मिले और आज हम लोग उनसे बहुत विस्तृत चर्चाएं करेंगे। और सबसे पहले मेरा आप दादा हरसिंह जमरे से सबसे पहला मेरा प्रश्न है कि किन उद्देश्यों को लेके आपने अपने संगठन में कार्य करना चालू किया? ये तो मेरा नाम हरसिंह जमरे, जागृत आदिवासी दलित संगठन में काम करता। मेरा जो उम्र 21-22 के होने में हम जागृत आदिवासी दलित संगठन में रैली, धरना, सभाएं में जाता और लोगों के बीच में खड़ा रहना, नारा बोलना, ये रहा। फिर धीरे धीरे मैंने 10-15 साल में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में मैं जवाबदारी लिया है और मैं काफ़ी लोगों के बीच में रहा और लोगों की समस्या सुना और कोई समस्याओं को लेके हमने आंदोलन भी किया है और बहुत सारे आंदोलन में कुछ हमारी जीत हुई है और हम परेशान हुआ है लेकिन पराजित नहीं हुआ, जीत हुई हमारी है। और हम इसलिए हम संगठन में उतरे हैं कि देश आज़ाद हुआ 74वां साल हो गया, लेकिन आज़ादी नेता और अधिकारी को मिली है, लेकिन जो हमारे गरीब आदिवासी आज भी गुलामी के जंजीर में बंधे हुए। और हम संगठन में इसलिए उतरे कि कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, लेकिन वो उनका गुण गाते रहे और उनकी पार्टी का गुण गाते, लेकिन समाज की बात, देश की बात, जंगल की बात और पर्यावरण की बात वो कई आज तक वो भाषण में हमने सुने लेकिन ज़मीनी स्तर पे नहीं करते। इसलिए हम
संगठन में उतरना पड़ा, क्योंकि गरीब और अमीर के बीच में बहुत बड़ी खाई है। इस खाई को कैसे हम गैर बराबरी का ज़माना लाए और वो कब आए और कब ख़त्म हुए, हमें सोचने की बात है। लेकिन हम क्यों चुप रहे और हम क्यों एक दूसरे की गुलामी झेलते आए करके हम इस संगठन में शामिल हुए। जैसे कि हमेशा ही जो सभी का ये जो सोचना और हमेशा ही सभी जो सोचते हैं वो यही सोचते हैं, और शायद दर्शकों का भी जो दिमाग में जो होगा वो प्रश्न चिन्ह यही होगा कि हरसिंह दादा का जो शिक्षा जो हुआ है, हरसिंह दादा ने जो एजुकेशन जो किया है, जो हरसिंह दादा का जो क्वालिफ़िकेशन जो है वो कहाँ तक हुआ है, ये जानने की सभी दर्शकों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है इस चीज़ में। तो उस चीज़ को हम जानेंगे। दादा, हमने आपने अपनी शिक्षा कहाँ तक की है? हमने जो पहले स्कूल में गया था तो इतना पूरा नहीं था कि कहाँ पैदा हुआ, तेरा जन्म तारीख कहाँ है, अस्पताल में पैदा हुआ कि रास्ते में कि घर में, ये सब नहीं था। कि मैंने स्कूल में गया तो एक टीचर ने मेरा दांत देखा, वो 7 साल हो गया, कान पकड़ा इधर से, हाँ तो 7 साल लायक हो गया, मेरा नाम स्कूल में दर्ज कर लिया। उस टाइम पे टीचर बहुत कम थे और हमारी गरीबी भी बहुत थी, तो मैंने 7वीं पास किया है, 8वीं का पेपर नहीं दिया है। और जैसे कि दादा से मेरा जो अगला प्रश्न जो है वो यह है कि ऐसा कभी आपके जीवन में ऐसा कोई दौर रहा हो, आपके जीवन में ऐसा समय आया हो जिस समय पे आपको ऐसा लगा हो कि ये संगठन में मेरा सबसे बुरा समय है और ये मतलब मेरे जीवन का सबसे बुरा समय है? क्योंकि हमेशा ही ये हम लोग देखते हैं कि जो भी संगठन के जो पदाधिकारी होते हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं प्रशासन का, शासन का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो ऐसा कोई सा समय दादा आप बताएं कि ऐसा कौन सा समय रहा जिसमें आपने सोचा कि अरे मेरे जीवन का सबसे बड़ा और सबसे बुरा समय रहा है ये? 2006 में नरेगा का जो हमने बड़ा संघर्ष किया था, क्योंकि अकाल थी तो हमारे पास ना बिजली था ना पानी था और सालों साल पानी कम होने से मजबूरी आई थी, तो हमने रोजगार आंटी के पीछे पड़ा था। तो हम 2006 में एक जनसुनवाई रखा था कि 2006 में लोगों को पेमेंट देना था, पैसे नगद देना था, वो सिस्टम था। लेकिन सरकार ने माचिस पक दे रहे थे खुले पैसे की वजह से, तम्बाकू पूड़ी दे रहे थे, नाश की पूड़ी दे रहे थे। तो एक सुनवाई रखी थी, वहाँ पे स्टूडेंट भी थे, तो पार्टी में रखा था। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी इकट्ठे होके जो हमारे साथी थे तो उनके ऊपर हमला किया। कोई साथी हमारे महिलाओं के ऊपर झुमा झटकी हुई, कार्यकर्ता के ऊपर भी हुई। तो ऐसा हुआ हमारे ऊपर। तो हमारे साथियों के ऊपर जो गरीब मजदूर थे, लकड़ी बेचने वाले थे, उनके ऊपर भी एफआईआर हुई 26 लोगों के ऊपर, जो कोर्ट कचहरी नहीं जानते थे, जो थाने नहीं जानते थे, ऐसे लोगों के ऊपर एफआईआर हुई थी। जो नाम कहीं और तो कहीं और लिखाया, तो ऐसी हुई। फिर बाद में राशि तो आई नहीं, फिर अगला कदम और गए। तो धीरे 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 सिस्टम तो ये चलता रहता कि कोई एक बार पेमेंट हो गया, दूसरी बार नहीं हुआ। फिर और हम आंदोलन किए कि एक बार जनपद में गए तो पूरा दे दिए कि इतने दिन में पेमेंट नहीं किया जाए तो हम धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो हम पार्टी में धरना किए तो राशि नहीं है। फिर हमने बड़वानी में धरना किया 2011 में। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी इकट्ठे होकर हमारे ऊपर जो हम हिसाब राशि नहीं है करके बोल रहे थे सरकार, तो हमारे पैसे का हिसाब दो करके हमने मंडी से जिला पंचायत तरफ जा रहे थे। तो कोर्ट चौराहे पे कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी हमारे सामने आ गई थी। तो हमारा ये संगठन का उद्देश्य है कि महिला और पुरुष एक साथ हम रैली, धरना, महिलाएं हमारे आगे, पुरुष पीछे। और हमारी ये सरकार की भरोसे नहीं रहती कि सरकार का जो व्यवस्था है, पुलिस का जो व्यवस्था बनाया है, वो हम उसके ऊपर हम निर्भर नहीं करते कि खुद अपना संगठन का खुद हम, पुलिस आएगी, झगड़ा होएगा तो कैसा, भले हम हमारे ऊपर हमला चाहे जैसा हो जाए, लेकिन हमारा हाथ नहीं उठेगा, ये हमारा नारा है। तो महिलाओं को हमने पुलिस टीम की व्यवस्था बनाते, पुरुष को भी बनाते, और झगड़ा है तो हम क्या करेंगे,
ये सब हमारी व्यवस्था बना के हम रैली धरना करते। तो हमारे बीच में बीजेपी का जो वरिष्ठ जो विधायक था प्रेम सिंह पटेल, वो सामने आ गए थे। जो हमारे बच्चे थे पढ़ने वाले, उन बच्चे को सामने दारू पिला के लाए थे लड़वाने के, लेकिन हमने सोचा था कि ये बच्चे हमारे हैं और इसकी चाबी कौन है, चला रहे कौन करके हमने ढोर को घेरे थे, हमारा पुतला जलाए थे। तो उसी टाइम पे हमने वहीं पे धरना प्रदर्शन किया और हमारा धरना वहीं तीसरा दिन चला वहाँ पे। और हमने पूरी मांग हमने वहीं बैठ के हमने लड़ाई लड़ी और प्रशासन को हमको खाना खिलाना पड़ा। हमारी जीत हासिल हुई आखिरी में। पहले तो हम परेशान हुआ कि कहाँ जाए, कैसे करें, तो हम मजबूर हुआ, लेकिन आखिर में हमारी जीत हुई। तो पेमेंट लिया और सरकार को खाना खिलाना पड़ा, दाल चावल, और सरकार के तरफ से गाड़ी करके हमको घर तक छोड़ना पड़ा। ये हमारी बहुत बड़ी जीत हुई। तो हमें वहाँ से एक और दूसरा कदम चालू हो गया कि हाँ, हमारे में ताकत है। और भले कांग्रेस हो, बीजेपी हो, और सरकार भी काली पट्टी बांध के उतर गए थे कि हम काम नहीं करेंगे करके हमारे खिलाफ में उतर गई थी। लेकिन जब भी हम संघर्ष नहीं छोड़े और हमारी जीत हुई और हम कभी हम हार नहीं खाए और हम लड़ते रहे, तो हमारी जीत रही है। जैसा कि अभी हमने जाना कि दादा के जीवन का क्या संघर्ष रहा और कैसे क्या रहा, तो मेरा जो दादा से जो अगला जो प्रश्न है वो यह है कि क्या दादा आपकी कभी ऐसी स्थिति बनी कि आपको गिरफ्तार करने की बात कही हो, या फिर आपकी गिरफ्तारी हुई हो, या फिर प्रशासन की तरफ से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो कि अगर आप हमारी बातें नहीं मानोगे तो हम लोग आपकी गिरफ्तारी कर लेंगे? ये तो सरकार की एक नीति है। हमने धरना प्रदर्शन देते तो जो जहाँ पिंजरा गाड़ी है वो साइड में ला के खड़ी कर देते और बहुत उनकी ताकत, लाठियाँ ज़मीन पे बरसाते, पैर बजाते जब भी हमारा धरना चालू रखते। और गिरफ्तारी तुम हमें हक दो या जेल दो, हमारा नारा भी है। तो हक नहीं तो जेल सही, तो जेल में नहीं ले गए और हम ऐसे जेल आंदोलन करने के लिए हमने गए। हज़ारों में भीड़ थी हमारी, तो जेल में नहीं ले गए, गाड़ी में बिठा के और एक ऐसी खुली जगह, एक मैदान में ले गया। वहाँ पे महिला और पुरुष की गिनती करके, कितने महिला हैं कितने पुरुष हैं करके गिनती करके मुचकले पे छोड़ा गया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं किया गया। तो ये तो आती रहती और चढ़ा उतार तो आता रहता, लेकिन अपना संघर्ष चलता रहा और कभी हमने हार नहीं खाई। जैसा कि हमने देखा कि हरसिंह दादा का एक बहुत लंबा संघर्ष रहा है और कहीं ना कहीं हरसिंह दादा को जो सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट है इस क्षेत्र के लोगों का भी है, और हमेशा ही जो हरसिंह दादा पर जो विश्वास पूरे क्षेत्र के लोगों का रहा है। और अभी के समय में भी हमारे साथ में हमारे इसी गांव के जो दादा हैं वो यहाँ पे दादा के साथ में हैं। तो थोड़ा सा मैं उनसे परिचय जानना चाहूँगा कि क्या नाम है दादा आपका? वही तीराम जमरे सावरिया पानी रहते, हम वही आदिवासी दलित जागरण संगठन में काम करते हैं। एक और हमारे साथ में यहाँ पे दादा हैं, तो हम लोग उनसे थोड़ा सा परिचय लेंगे। क्या नाम है आपका दादा? मेरा नाम सकाराम है, मैं भी सावरिया पानी रहते हैं, जागृत आदिवासी दलित संगठन में काम करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि दादा साहब ने दूसरे भी कई सारे प्रश्न किए, और जो अंतिम जो प्रश्न है वो यह है कि हमेशा ही किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को हमेशा ही कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और मेरा मानना ये है कि उन सारी समस्याओं का सामना दादा ने भी किया होगा। और वो कहते हैं कि जब हम समाज सेवा के लिए घर से निकलते हैं तो सबसे पहला विरोध हमारे घर से ही होता है। तो मेरा दादा से यह भी प्रश्न है कि क्या कभी आपका जो समाज के लिए जो इतना बड़ा जो संघर्ष है उसको लेके कभी पारिवारिक समस्याएं कभी नहीं आई क्या? क्या कभी आपके घर से क्या ऐसा नहीं कहा कि यार हमें इन सब चीज़ों से क्या लेना देना है और हम लोग क्यों इन सब चीज़ों में पड़े, क्यों हम लोग किसी से दुश्मनी मोल लें? तो यही हमारा प्रश्न था दादा कि क्या आपका कभी पारिवारिक कभी कोई समस्या नहीं आई समाज को लेके, संगठन को लेके? ये पारिवारिक समस्या तो बहुत आती ही रहती, और पहले तो हमें घर वालों से जागरूकता करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा ये संगठन है ना, तो पैसे वाला है ही नहीं, खुद का पैसा और खुद का संगठन। तो
अपनी अपनी रोटी और दोस्ती पाक की। तो घर से शाम को आए, सुबह और चले जाते तो परिवार वाले बोलते कि अपना काम नुकसान होता, कि मत जाए, ये काम करके जा और टाइम पे आ, पैसे कहाँ से करेंगे। ये तो आती है और बोलते भी, और कौन बोलेगा, परिवार वाले बोलेंगे। तो ये घर में ये समस्या आती। तो पहले तो ये बहुत समस्या थी। मैंने जो उस टाइम पे अकेला था, छोटा बच्चा था, वो 4 पाँव चलता था। मैंने रात को खेड़ा भी था और दिन में मीटिंग में चले जाता। और पास वाले मदद करने भी आते कि ज़रा खेत कम था तो रात रात को खेड़ देते, और दिन को आमने सामने वाले गेहूं बोने आ जाते थे, कटाई भी कर देते थे पास वाले। ये संगठन का हमारा काम कर रहे थे, हम क्यों नहीं मेहनत करके। गांव वाले किए मेहनत, और ये मैं खड़ा रहा। ये खेत मेरा अभी इस साल नहीं काम किया गांव वाले, नहीं तो यहाँ में मेरी मदद करने के लिए 80 लोग आ जाते थे, 80 लोग, और करते भी है। और मेरा जो आकस्मिक बीमार हो जाते परिवार, तो पड़ोस वाले देखते थे मेरे पास पैसे नहीं रहते तो वो भी खुद उठा के ले जाते थे। तो ये क्योंकि क्या पता नहीं उनको संगठन में काम कर रहे, हमारा काम करके ये सब मेरा परिवार मान के काम करते थे ये गांव वाले, और पड़ोस वाले भी करे। और अभी भी मैं भी ये जानता कि गांव वाले भले चाहे जितना मेरे पर आक्रोश होते, लेकिन मेरे को भी लगता कि मेरा परिवार है करके मैंने भी काम करते। और जो मेरे कुछ बड़े दादा का भी दूसरे लोग हैं, वो भी बहुत मेरे ऊपर आक्रोश किए कि तू संगठन में क्यों जा रहे हैं, अपन पटेल परिवार है, तुम नहीं जाना चाहिए, तेरे को पैसे दे देंगे। ये भी बहुत बातें आई, लेकिन मैंने पैसे तुम्हारे जगह रखो, मेरे को पैसे की ज़रूरत नहीं, मेरे को 2 वक्त की रोटी, अंग पे कपड़ा, और ये माना मैंने। और पैसे को मैं ठोकर मारते हुए भी आज मैं इस जगह पे पहुंचा हूं। तो परिवार में तो ये आता, लेकिन हमें परिवार को शाम को बैठ के परिवार के साथ ये चर्चा करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें घर से ही समझना ज़रूरी है। क्योंकि हम नाजायज़ क्यों करें, क्योंकि ये तम्बाकू है, चाय है, नाश है, दारू है, ये सब मेरे परिवार में बैठ के मैंने पहले से मैंने 22 साल हो गए मैंने ये लिया ही नहीं। तो मेरा बच्चा एक बड़े वाले बच्चे का 3 लड़का है, और छोटा वाला भी 20-19 साल का हो रहा, वो भी पैदा हुआ जब से चाय नहीं लिया, घरवाली भी नहीं लिए। तो अभी मेरे को देख देख के मेरे जो पड़ोस वाले भी अभी मेरे साथी है, वो भी चाय नहीं पीते। और ये जितने बच्चे अभी युवा निकले वो भी गुटखा चाय नहीं पीते, वो भी मेरे को देख देख के सीखा है। और ये घर वालों को ज़रूरी है ये बातें बताना, क्योंकि मैं किस काम के लिए गया जो ज़रूरी है, क्योंकि जो मेरा शरीर है एक दूसरे को काम में आना चाहिए। और जितना भी ये संपत्ति है ये अपनी नहीं, जो अभी खा रहे पी रहे वही अपना है, बाकी सब यहीं पे रह जाएगा, यही मान के इस संगठन में जाता हूँ। मेरा उद्देश्य भी ये है, क्योंकि भले मेरे को आड़ में बोलते तो ये भगवान को डांटते, यही मानता मैं, दीवार के आड़ में मेरे को गाली देते वो भगवान को तो यही है हमारा उद्देश्य। और परिवार वाले भी अभी जानते इस चीज़ को। और ये मेरी घरवाली भी 6 साल पहले स्वास्थ्य में काम करी, और अनपढ़ होते हुए कि हमारे ये बच्चे न्यूमोनिया बोलते सरकारी भाषा में, और हमारी आमरी भाषा में कहीं आली को है, ती दम लेनी बात जाए, सांस फूलनी बात जाए, ते एक गोली आवे पैरासीटामोल को है, आमो कहीं शेरिंग गोली खोजे, ची गोली बायरा खड़ाए बाइन सफ़ेद पानी जाए, ती काई करना जुए जो भी मारी घरवाली का जे मालूम से कि हाथड़ी सफ़ेद सफ़ेद है जाए, डूला भूरा है जाए, जीभ धौली है जाए, ते सफ़ेद पानी काई इलाज से चीबी तेनु का जे मालूम से चीबी 6 साल तक अनपढ़ भाई करावी, ते मलेरिया बुखार आवे ये 9 टाइम आ जाए, राखीन टाइम ती कापीने एकदम थुर का पाड़े ने 13 टेमन खरी नहीं, सुबह भी आ जाए शाम भी आ जाए, कहीं नहीं ती खाना कड़वा लागनी बात जाए, उल्टी आवे ती तेरनी काजे कहानी गोली कोटरीन करीन को है, जो भी तेरा पूरा कोर्स अपनी जो भी रेगड़ा पाड़ी कि
पहले दहाड़े 4 गुलिया अपना 2 संदार दिशांता दूसरे दहाड़े 4 असो ची एक काफ़ी पर एक रेगड़ा पाड़ी ची 6 साल तक काम करी अतन घर हम काम करने नहीं है अतन तेना का जे छोड़ी ची घर रवि ने मैं संगठन में काम करी। जैसे कि दादा से और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली और अगला जो मेरा जो लास्ट प्रश्न जो है और उससे मैं ये जो प्रश्न है वो मेरा यह है कि आप दादा सभी युवाओं को, सभी समाज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि आप किस प्रकार से समाज के लिए लड़ें और किस प्रकार से आपका संघर्ष होना चाहिए। तो दादा यही है कि अंतिम में आप बस एक ये बता दीजिए कि युवाओं के लिए आप जो संदेश देना चाहते हैं वो थोड़ा आप बता दीजिए। युवाओं को, जितने भी अभी युवा साथी बेरोजगार घूम रहे, उनको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो हमारे समाज में ये बच्चे हैं वो बहुत मजबूरी से पढ़ रहे, क्योंकि आधा समय भैंस चराना, 10 बजे के बाद स्कूल जाना, आधा भूखा जाना और 9वीं 10वीं तक जाना, फिर क्योंकि आर्थिक स्थिति की वजह से भी घर रह गए। लेकिन जो पढ़ गए और जो पढ़ रहे अभी, इनको मैं ये संदेश देना चाहता कि टाइम निकाले और अपने समाज को लिए समय दे। और जो सरकारी स्कूल है वहाँ भी जो 11वीं 12वीं के बच्चे हैं वो प्राइमरी में 1 घंटा समय दे, क्योंकि 1 घंटा समय देने से जो सरकारी मास्टर 12 बजे आते तो अपन 10:30 बजे स्कूल में जाके 1 घंटा बनाए, क्योंकि उनको शर्म आएगी, क्योंकि मैं 50,000 तनख्वाह लेते हुए मैं 12 बजे 1 बजे आ रहा और ये बच्चे उनके परिवार का बच्चा मान के पढ़ा रहे, तो मैं ये नहीं करना चाहते करके खुद उनको शर्म आना चाहिए करके हमने ये संदेश भी दे रहे। और जितने भी नए युवा साथी निकल रहे उनको ये मैं शिक्षा नीति की जो घटिया आ रही है उसके बारे में संघर्ष करें और जो सालों साल ये शिक्षा नीति को ख़त्म करते जा रहे तो उसके बारे में उनको उनकी तरफ से मैं 24 घंटा उनके साथ रहूँगा। और मैं भले चाहे जैसा हो जाए, लेकिन शिक्षा के बारे में मैंने जो पढ़ा 7वीं पास किया, 8वीं में पेपर नहीं दिया, लेकिन मेरे को लगता है कि मैंने भी जो मेरी पढ़ाई किया तो मेरे को नौकरी भले नहीं मिली, लेकिन समाज के लिए तो मैं उतरा। नौकरी लेके मैं सरकार की गुलामी करता, लेकिन भले हमारा ये बच्चे नौकरी मिले या नहीं मिले, लेकिन समाज के बीच में वो खड़ा रहे और अपनी आवाज़ उठाए। और ये जितने भी शिक्षा मंत्री है, पशु मंत्री है, अनपढ़ गंवार मंत्री बन गए और हमारे बीच में ये बच्चे पढ़ के शिक्षा मंत्री भी बने तो शिक्षा की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, तो ये अनपढ़ गंवार क्या करेंगे। तो मैं शिक्षा के बारे में हमारे बच्चे को पढ़ना चाहिए और पढ़ाना चाहिए और जो गलत हो रहा है इसके ऊपर आंदोलन करना चाहिए, यही मेरा निवेदन है। बिल्कुल, जैसा कि दादा ने बताया और युवाओं को बहुत अच्छा संदेश दिया दादा ने, तो मैं अंतिम में अपने वीडियो को समाप्त करने से पूर्व दादा का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि दादा ने हमें उनका इतना अमूल्य समय दिया और इतने सारी हमारे साथ में चर्चा करी। और मैं जो जागो आदिवासी जो चैनल के जो मेंबर्स हैं यहाँ पे, जैसे हमारे सावन जी भी साथ में आए हैं, उसको जो टीम के जो मेंबर हैं और साथ में और जो योगेश जी जो साथ में आए, इन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया करूँगा कि उन्होंने समाज के लिए और सभी चीज़ों के लिए समय दिया। अंतिम में जय जोहार, जय आदिवासी साथियों।